नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के रूप में कुछ कंटेंट पढ़ा था। उसी की आगे की कड़ी के अंदर अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि वो जो अपन ने पढ़ा है वो एक ट्रेलर है लाइट का। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था लाइट का जो हमें मिला उस लास्ट वीडियो के अंदर। अब अपन उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और एज एक चैप्टर के रूप में उसको कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे। मैं आपको फिर एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा, ये कोशिश करूँगा पढ़ाते वक्त कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। उसमें ये भी कोशिश करूँगा कि हम बेसिक से लेकर और थोड़ा आगे एडवांस तक बढ़ें। तो आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, आइए देखते हैं। जैसे ही मैं बात करता हूँ लाइट की, तो लाइट कहते ही बेसिकली मेरे दिमाग में ये आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आते ही मेरे दिमाग में ये आता है कि प्रकाश एक 7 रंगों का समूह है। प्रकाश 7 रंगों का समूह है। देखिए जरा, जब मैं प्रकाश की बात करता हूं तो यहां प्रकाश से तात्पर्य मेरा श्वेत प्रकाश से है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो यहां मेरा रेफरेंस व्हाइट लाइट से है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली हम देखते हैं हाँ बस प्रकाश है, चलो ठीक है। फिर हम ये भी जानते हैं कि ये प्रकाश अपने आप में एक 7 रंगों का समूह है, या इस प्रकाश में जो हम व्हाइट लाइट देखते हैं इसके अंदर 7 रंग सम्मिलित हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा था कि इन 7 रंगों को हम पढ़ने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे जो आपने भी पढ़ा होगा, विबग्योर। या फिर हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा बैनी आह पीनाला। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ विबग्योर में Y इंडिकेट करता है कलर, दैट इज वॉयलेट। I इंडिकेट करता है इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है रेड को। इसी तरह से आप हिंदी में देख सकते हो, वॉयलेट को हिंदी में अपन कहते हैं बैंगनी, नी से नीला, आसमानी, हरा, बैनी आ पी नाला, ये प है, पी नाला, पी से पीला, नारंगी और ला। मैं फिर बोलता हूं, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो नीला, ब्लू आसमानी, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं। क्या बात नहीं जानते? वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा होगा या ये जाना होगा या ये समझा होगा इस वर्ड को देख के कि ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हम उन 7 रंगों का बस नाम याद रखें कि ये वो 7 रंग है जो प्रकाश में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बैनिया, पीनाला या विबग्योर शब्द हम लोगों को इसलिए नहीं सिखाया गया था कि हम सिर्फ ये जान सके कि बस ये 7 रंग होते हैं प्रकाश के अंदर। ऐसा कतई नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से इन कलर को अरेंज करके लिखा गया है। सिस्टमेटिक तरीका क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको आगे पढ़ाऊं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। हम बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये देखते हैं कि बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन 7 रंगों में से कोई भी 4 रंग हमें दे दिए जाते हैं ऑप्शंस में, और फिर ये पूछा जाता है कि बताओ इन 7 रंगों के अंदर अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका है, स्कैटरिंग, विचलन सबसे ज्यादा किसका है, डेविएशन। बहुत सी चीजें पूछ जाती है कि इनमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, फ्रीक्वेंसी, या इनमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, या इन निम्नलिखित में से 4 रंगों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे निकलती है, एनर्जी सबसे ज्यादा हाई किसकी है, या निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा चाल किसकी है, या निम्नलिखित 7 रंगों में से सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता किस रंग की है। और हम कई बार इनको रटने की कोशिश करते हैं
किस तरह से हम जब पुराने पेपर पढ़ते हैं और हम देखते हैं अच्छा इन 4 ऑप्शन में इस बार हरे को दिया गया है उत्तर के रूप में कि इसकी आवृत्ति अधिक है या भेदन क्षमता अधिक है, तो हम रट लेते हैं। और होता क्या है अगली बार क्वेश्चंस में ऑप्शन हरा तो आ जाता है लेकिन साथ वाले ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं और हम उसी ऑप्शंस को करके आ जाते हैं। तो ऐसा रटना नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं और इस चीज को सीखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी, ये कंफर्म है, मैं आपको लिख के दूं कि आप कम से कम इस तरह के प्रश्न तो कभी गलत नहीं करेंगे कि आपको कोई भी 4 रंग इन 7 रंगों में से देकर और फिर पूछे कि बताओ निम्नलिखित में से अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका है, ऊर्जा का निष्कासन सबसे ज्यादा किससे होता है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, या फिर चाल सबसे ज्यादा किसकी है, या फिर विचलन सबसे ज्यादा किसका है। बहुत सी चीजें पूछी जा सकती है और हम हर बार कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन होते हैं, अच्छा इस बार ये था वो था, अब क्या करें। आप जानते हो ना इंग्लिश में विचलन मतलब डेविएशन, चाल स्पीड, भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर, ऊर्जा एनर्जी, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, अपवर्तनांक एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सी चीजें तो मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। अब हम रटे कैसे हर रंग के लिए, तो रटना है ही नहीं। रटने से बचाने के लिए ही तो इस शब्द को बनाया गया है और वो शब्द है विबग्योर। तो आइए जरा समझते हैं ये विबग्योर क्या है और वाकई ये विबग्योर का क्या सेंस है और ये हमें क्या सिखाना क्या चाहता है। आइए सीखते हैं। देखो एक्चुअल में दोस्तों ये जो विबग्योर शब्द है, यह शब्द आवृत्ति के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। आवृत्ति दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया इस विबग्योर शब्द को। आप बोलेंगे कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। इन 7 रंगों में जब चेक करने पर यह पता चला कि बताओ इन 7 रंगों में आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, तो देखने पर पता चला कि वॉलिड रंग है, जिसे आप हिंदी में कहते हो बैंगनी। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं बैंगनी, ये नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। पता चला बैंगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले फिर बैंगनी को रखा। पता चला उससे थोड़ी कम आवृत्ति इंडिगो नीले की है, तो उसको रखा। फिर थोड़ी कम ब्लू की, थोड़ी कम ग्रीन की, थोड़ी कम येलो की, थोड़ी कम ऑरेंज की और रेड कलर की आवृत्ति सबसे कम होने की वजह से सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया किसको? रेड को। अब आगे बढ़ूं उससे पहले कई लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि सर पहले ये तो समझो जरा फ्रीक्वेंसी है क्या। बिल्कुल, अब मैं इसी को समझाने जा रहा हूं और अब मैं एक बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जिससे इन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझिए। हम लोगों ने 9th-10th क्लासेस में कभी एक रिलेशन जरूर पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो मैं भी पढ़ा ही रहा हूं उसको। अब जरा देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। कोई बोलेगा अभी ये क्या भला है? देखो 2 शब्द है, फोकस करना 2 शब्दों पे। एक शब्द है फ्रीक्वेंसी और एक शब्द है वेवलेंथ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, जिसको अभी अपन लोगों ने देखा हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति, और वेवलेंथ जिसको हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों पहले अपन इन 2 शब्दों को समझते हैं, फिर इस रिलेशन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूं फिलहाल शॉर्ट में। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब भी कोई तरंग चलती है तो इस चलती हुई तरंग में हम लोग जानते हैं इस तरंग में होते हैं कण, पार्टिकल्स, और ये कण कंपन करते हैं, ये कण ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। कभी तो इस तरंग की दिशा के लंबवत और कभी इस तरंग की दिशा के ही अनुदिश। ऐसा हम लोग जानते हैं, इसी डायरेक्शन में आगे या पीछे, बट कण कंपन होते हैं तरंग में। बस मेरे भाई,
पर सेकंड में, प्रति सेकंड में ये तरंग के अंदर जो कण होते हैं वो कितनी बार कंपन करते हैं। जैसे एक बार कंपन करने के बाद दूसरी बार कंपन किया, तीसरी बार कंपन किया, तो क्या इनकी रिपीटिशन हो रही है। और हम लोग थोड़ी बहुत अगर शब्दों पे गौर करें तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति वर्ड आवरण से बना, और आवरण का मतलब आप जानते हो रिपीटिशन, बार बार दोहराना किसी चीज को। कहने का मतलब आवृत्ति शब्द हमें भौतिकी में समझाता है कि जब भी कोई तरंग चलती है उसमें जो कण कंपन करते हैं वो प्रति सेकंड में कितनी बार वापस होते हैं, कितनी बार वो कंपन हुए हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर और चाहे वो उसी के टूवर्ड्स हो। बस प्रति सेकंड कणों के कंपन की संख्या ही कहलाती है, क्या कहलाती है, आवृत्ति। मैं रिपीट करूंगा, प्रति सेकंड कणों के कंपन की संख्या ही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल एट पर सेकेंड, यू कैन से दैट इज फ्रीक्वेंसी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड में कितनी बार कण ने कंपन किया, बस जितनी बार कंपन किया, जितनी बार उसकी रिपीटेशन हुई है, वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। जैसे एक तरंग के अंदर किसी कण ने 2 बार रिपीट किया है ऐसे, तो मैं बोलूंगा उसकी आवृत्ति कितनी है, 2। अगर 4 बार किया तो मैं बोलूंगा उसकी आवृत्ति कितनी है, 4। 10 बार किया तो मैं बोलूंगा उसकी आवृत्ति कितनी है, 10। बट दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखे उसके पीछे कुछ ना लिखे तो फिर वो चीज हमें अच्छी तरीके से ये नहीं बता पाती कि वो क्या है, हमने लिखा क्या है उसको। तो हर चीज की अपनी एक इंडिकेट यूनिट होती है, कि ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी की भी होगी, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे फ्रीक्वेंसी की होती है क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका इंडिकेट साइन होता है HZ। जरा दोस्तों ध्यान से देखना, मैं अगेन कह रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड कणों के कंपन की संख्या, और इसकी ऐसा यूनिट होती है HZ, हर्ट्ज। तो अगर 2 बार कंपन हुआ है तो 2 हर्ट्ज, 4 बार हुआ है तो 4 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 10 बार हुआ है तो 10 हर्ट्ज। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? अरे हर्ट्ज मतलब एक यूनिट है, आप समझ रहे हो ना इस चीज को। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका भार कितना है, तो आपने बोला 70, कोई पूछेगा 70 क्या, आप बोलोगे 70। अरे पीछे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट भी तो लगानी पड़ती है ना, अपन ने बोला केजी, दैट इज यूनिट। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? जैसे बोला यहां से कोई भी हमें एक बोल दिया कि अजमेर कितनी दूरी पर है, इन जनरल वे मैंने बोला, एक नॉर्मल वे में जैसे मैंने बोला 150, क्या 150? अरे मैंने बोला 150। अरे कोई मुझसे पूछेगा भाई 150 क्या, मुझे बोलना पड़ेगा पीछे किलोमीटर। बस वैसे ही आप लोग समझ रहे हो ना, प्रति सेकंड कण का कंपन हुआ 2 बार, 2 क्या, तो यूनिट लगानी पड़ेगी, और यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो बहुत बेसिक टर्म आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अगला वर्ड है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब यह है कि जब भी कोई तरंग ट्रेवल करती है, जब भी कोई तरंग गति करती है, तो ट्रेवल करते वक्त क्रमशः उसके जो 2 उभार होते हैं, बस उनके बीच की जो दूरी होती है, बस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही कहलाती है वेवलेंथ। देखो ना आप जरा पीछे वर्ड लिखा हो ना, इंग्लिश वालों को तो कितना इजी है। लेंथ मतलब पक्की बात है, किसी न किसी लेंथ की बात हो रही है, किसी न किसी डिस्टेंस की बात हो रही है। और किसकी डिस्टेंस? वेव की। अब वेव की कौन सी डिस्टेंस है? वेव ने जो ट्रेवल की वो नहीं, वेव जब ट्रेवल कर रही है तो क्रमशः जो उसके 2 उभार बन रहे हैं पार्टिकल्स के, ऑसिलेट वगैरह इनसे, तो उनके बीच की जो दूरी है, बस वो दूरी ही कहलाती है, बस ये दूरी ही कहलाती है वेवलेंथ, जिसको आप हिंदी में कहते हो तरंग दैर्घ्य। तो बस इस दूरी को ही कहते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अब कोई बोलेगा सर क्या तरंग दैर्घ्य की भी यूनिट है, जैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपने बताई हर्ट्ज? हाँ बिल्कुल। कोई बोलेगा सर ये लैम्डा, अरे ये तो साइन है, यूनिट क्या है इसकी? तो यूनिट है तरंग दैर्घ्य की, जनरली फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह के लिए अपन जो यूनिट बोलते हैं वो है एंगस्ट्रॉम। जिसको डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं। क्या मतलब होता है एंगस्ट्रॉम का? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर।
या आप लोग जानते हो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻10 मीटर। अब को बोलेगा सर ठीक है बाकी सब समझ में आ गए, हम थोड़े आर्ट्स या कॉमर्स के भी हैं, आप हमें समझाओ ये क्या मतलब होता है, ये क्या है 10⁻−10 वगैरह। तो आप थोड़ा देखो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, बिना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो रटोगे तो कभी कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। इसलिए मैं बहुत बेसिक से और इस लेक्चर में जो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत आराम से आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और कुछ बहुत बेसिक टर्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम जब आगे बढ़े तो आपको छोटी छोटी वर्ड्स कम से कम परेशान ना करें। मैं यही सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है इन सब चीज़ों की, और आप बेसिकली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बस वही मानते हुए आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए अब जरा समझिए, जैसे ये मैं आपको एक लंबाई बता रहा हूं, ये लगभग 1 मीटर होगा, ठीक है, मैंने एक लेंथ बोली और ये कितना है 1 मीटर है। मैं इसका 10वां हिस्सा करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप बताओ कितना होगा, लगभग इतना होगा क्या? आप जरा देखिए, मैंने लिखा 1 मीटर और फिर मैंने इसका 10वां हिस्सा किया, तो 10वें हिस्से के लिए क्या बटे 10 करूंगा, अपॉन 10 करूंगा, तो 1/10 मीटर का मतलब समझ गए कितना, कितनी डिस्टेंस होगी, लगभग अप्रॉक्स समझ गए इतनी होगी। मैं चाहता हूं, मुझे मजा नहीं है, मैं इसका और 10वां हिस्सा करना चाहता हूं, मैंने और बटे 10 कर दिया। तो आप जानते हो 1/10 कितना होता है, 1/100। अब 1/10 किया था तब इतना था 1/10, फिर और उसका 1/10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो ना, इतना सा हो जाएगा। मैं चाहता हूं नहीं इसका एक और 10वां हिस्सा किया जाए, तो फिर आप जानते हो एक नीचे और 10 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1/1000 बन जाएगा। देखो चल मीटर ही रहा है, बस हम जानते हैं जब तक 1 है तब तक 1 मीटर, 1/100 और 1/1000, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसी को आप 1/1000 मीटर को ही तो आप कहते हो, क्या कहते हो बताओ, मिलीमीटर। क्या कहते हो, मिलीमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसी चीज को जैसे देखो एक तो लिखा 1/10, क्या इसी चीज को मैं 10 की घात -1 कह सकता हूं? तो सेम आप लोग जानते हो 1/100 कितना हो जाएगा, 10 की घात -2, ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -3। आप लेकिन आप सोचो ना कितनी बार 10वां हिस्सा किया, जब मैं 10 की घात -3 बोलता हूं, मैंने 3 बार उसका 10वां हिस्सा कर दिया इसका, तो कितना, इतना सा रह गया क्या? अब मैं इसका 10वां हिस्सा और करना चाहता हूं, तो क्या एकदम नाखून के बराबर रह जाएगा क्या? उससे भी छोटा, ये तो नाखून के बराबर तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें भाई। ये था 1 मीटर, 10वां हिस्सा एक बार किया, फिर अगला 10वां हिस्सा किया तो इतना, और उसका 10वां हिस्सा करूंगा तो एक नाखून के बराबर रह जाएगा, दैट इज 1 मिलीमीटर, और वो 10⁻³ है। तो सोचो और अगर मैंने किया, कुछ दिमाग में आ रहा क्या, डिस्टेंस कितनी छोटी हो रही है जब मैं 10 की घात कर रहा हूं, कितनी, -4 कर रहा हूं पावर। सोचो जब मैं -5 करूंगा तो और कितनी डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। मुझे कहां तक जाना आपको पता है ना, 10⁻10 मीटर तक। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब तरंग चलती तो उसके क्रमशः उभारों के बीच की जो दूरी है कितनी लीस्ट होती, कितनी छोटी होती है वो डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है, उसको मैं मीटर, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में तो बोल नहीं सका, तो मुझे कुछ ऐसी यूनिट चाहिए ना, तो बस कुछ नहीं, वो मीटर का ही एक रूप है जिसको मैंने नाम दिया क्या, एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे 10 की पावर, आप लोगों ने देखा जब एक बार 10वां हिस्सा करते हैं तो 10⁻1 मीटर का 10वां हिस्सा होते क्या हो जाता है, डेसीमीटर। 10⁻2 मतलब 100वां हिस्सा होते क्या हो जाता है बताओ, सेंटीमीटर। 10⁻3 होते क्या हो जाता है बताओ, आपका 1000वां हिस्सा, दैट इज मिलीमीटर। तो 10⁻10 करोगे, जो इतना हिस्सा करोगे, तो बस उसका एक नाम दिया, टर्म दिया है, एंड दैट इज एंगस्ट्रॉम। आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, जैसे 10⁻6 क्या होती है बताओ, दैट इज माइक्रोमीटर। आपको पता है 10⁻9 क्या होता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार इस्तेमाल होती है यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए, नैनोमीटर। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में जरूर रखें। तो बस मैं सिर्फ 2 बेसिक सी बातें आपको समझाना चाह रहा था, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। क्या आप लोग समझ पाए मेरी बात को? फ्रीक्वेंसी मतलब प्रति सेकंड कणों के कंपन की संख्या, यह आवृत्ति कहलाती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और तरंग दैर्घ्य का मतलब जब भी तरंग चले तो उसके क्रमशः 2 भारों के बीच की जो दूरी है, बस वो डिस्टेंस ही, वो दूरी ही, वो लेंथ ही कहलाती है तरंग दैर्घ्य, जिसकी ऐसा यूनिट है एंगस्ट्रॉम। वो होती है 10⁻10 मीटर, और इसको कभी कभी हम लैम्डा में भी डिनोट करते हैं। लैम्डा समझते हो ना, उल्टा वाई एक तरीके से।
इंग्लिश में कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं ये रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप ये दो टर्म समझ पाओगे, बहुत बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक टर्म है, पर जब नॉलेज होगी तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो इन दो टर्म को मैं समझा चुका और अब अपन आगे बढ़ेंगे, और अब अपना उद्देश्य ये रिलेशन समझना, और इस रिलेशन के आधार पर ही अपना सारा आगे का खेल चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब अपना जो मेन उद्देश्य है वो इस रिलेशन को समझना है, और वो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो आवृत्ति होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के। अब आपको कम से कम पहले इस रिलेशन का मतलब तो पता हो, क्या आप इस साइन का मतलब समझते हो? आइए जरा थोड़ा सा साइन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे सामने कुछ भी मैंने ए लिखा है और एक क्या मैंने लिखा बी, और मैंने इस तरह का साइन बना दिया है, क्या आप इसका मतलब समझ पाए? इसका मतलब होता है कि अगर ए कभी ज्यादा होगा तो उस वक्त बी भी ज्यादा होगा, और अगर ए कम होने लगेगा तो फिर बी भी कम होने लगेगा। और अगर ऐसा रिलेशन हो किसी दो चीजों के बीच में, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि ए समानुपाती है बी के। तो आप देख रहे हो इस साइन का मतलब, इस साइन के जस्ट बगल में इधर कोई चीज और बगल में इधर कोई चीज हो, इसका मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, और मैं इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलूंगा ए समानुपाती है बी के, इंग्लिश में बोलूंगा इज प्रोपोर्शनल टू बी। आगे देखिए, लेकिन अगर इसी ए को वही साइन लगाकर बी को अगर मैं फ्रैक्शन में 1/b लिखूं, तो क्या आप इस रिलेशन का मतलब समझ पा रहे हो क्या? इस रिलेशन का मतलब यह है कि अब साइन वही है लेकिन इसको मैंने फ्रैक्शन में ले लिया। अब थोड़ी बहुत अगर आपने मैथ्स पढ़ी तो आपको पता होगा ना कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या हम 1 मान के चलते हैं क्या? इसका मतलब ए का डायरेक्ट रिलेशन है इस 1 से, और इस बी का डायरेक्ट रिलेशन है इस वाले 1 से। तो इसका मतलब इस A1, अगर इस A का रिलेशन इस 1 से डायरेक्ट है तो फिर B तो उसके जस्ट नीचे उल्टे में है। इसका मतलब इस A का रिलेशन B से जस्ट क्या है? उल्टा है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस तरह का साइन बनाता हूं तो इसका मतलब ये इस चीज को इंडिकेट करता है, अगर A ज्यादा तो B क्या है? कम, और अगर A कम तो B क्या है उस वक्त? ज्यादा। इट मीन्स बस इसी वक्त मैं कहूंगा इसको स्टैंडर्ड शब्दों में कि ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। इंग्लिश में बोलूंगा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्स मतलब उल्टा। यहां ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और यहां ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कम से कम अभी साइन में आप कभी गलती नहीं करोगे या समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों, अब जरा इधर देखो। यहां अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो मुझे अब आगे समझाने की भी जरूरत नहीं, आप ये भी साथ ही साथ समझ गए होंगे। इसका मतलब जब प्रकाश के किसी भी रंग का या किसी भी कलर की आवृत्ति ज्यादा होगी तब तरंग दैर्घ्य उसकी कम होगी, और जब आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य उसकी ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अब देखिए इस रिलेशन के ऊपर कितनी आपको नॉलेजेबल चीजें सीखने को मिलती है। अब देखिए पूरा का पूरा खेल है ना, ये सारा इस पे टिका हुआ है। हम बचपन से पढ़ते हैं, हमें लगा कि इस विबग्योर का तो मतलब है कि गुरुजी ने हमें ये सिखाया होगा 9th 10th क्लास में सर ने कि विबग्योर बस आप 7 रंगों का नाम याद कर लो, इससे हमें ये पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं और बस इससे हमें 7 रंगों के नाम याद होंगे। ऐसा कतई नहीं है। विबग्योर वर्ड इसलिए नहीं बना है कि हमें 7 रंगों के नाम याद कराए। विबग्योर वर्ड तो एक तरीके से कलर को अरेंज करके लिखा हुआ है, एक शब्द है। कैसे? जरा देखिए। मैंने शुरुआत में ही आपको एक बात बता दी थी कि ये विबग्योर कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया। किस तरीके से? किस आधार पर? आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। जिस रंग की सबसे ज्यादा आवृत्ति उसको सबसे पहले रखा, थोड़ी कम फिर बाद में, फिर कम फिर बाद में, फिर कम फिर बाद में, और जिसकी सबसे लीस्ट आवृत्ति, जिसकी सबसे कम आवृत्ति, उसको सबसे पीछे रखा गया है। तो इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? बैंगनी की, फिर नीले की, फिर आसमानी की, फिर हरे की, फिर पीले की, फिर नारंगी की, और सबसे कम, सबसे न्यूनतम जो आवृत्ति होती है वो लाल की। लेकिन दोस्तों आप ये बात स्वतः ही अब मुझे लगता है समझ गए होंगे क्या? तो
तो ये बात समझोगे कि अगर लाल की सबसे कम आवृत्ति है तो फिर लाल की सबसे ज्यादा है इनमें से क्या? वेवलेंथ। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य दोस्त लाल की। क्यों? कोई मुझसे पूछे इसका कारण बता, मैं बिल्कुल उसी वक्त उसको बोलूंगा देख दोस्त, इसका कारण है क्योंकि लाल की सबसे कम आवृत्ति है। और हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं क्या, कि जिस चीज की आवृत्ति जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम, और जितनी कम आवृत्ति तरंग दैर्घ्य उतनी ही उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप देखो इस कॉन्सेप्ट से आप कितनी चीजें सीखते हो। आप जरा देखिए, आप खुद देखो, जरा सोचने की कोशिश करो कि अगर जैसे ये एक तरंग जा रही है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक तरंग जा रही है। अब आप समझ रहे हो ना, ये ए तरंग है, ये एक बी तरंग है। आप समझ रहे हो कि अगर मैंने बहुत ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ज्यादा किया, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं? ज्यादा। और आप जानते हो ना, प्रति सेकंड कणों के कंपन की संख्या ऊपर नीचे अगर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आवृत्ति ज्यादा है। यहां कम ऊपर नीचे किया है, इसका मतलब आवृत्ति क्या है? कम है। अब आप खुद देखो, अगर ए तरंग की आपको पता चल रहा है कि आवृत्ति यहां पर क्या है? ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, तो आप खुद समझ नहीं पा रहे हो। इसका मतलब इस वक्त इसकी एनर्जी भी क्या है? बताओ, ज्यादा। क्योंकि जितनी ज्यादा क्या होगी बताओ? आवृत्ति, उतनी ज्यादा रिलीज होगी क्या? बताओ, एनर्जी। आप सोचो, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी क्या उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी? आप खुद देख सकते हो, जिस चीज की जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो चीजों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा बताओ, चीजों से क्या उसकी टक्कर होगी कि नहीं होगी? और टकरा के सामने वाली चीजों को उतना ही ज्यादा बिखेरेगा और खुद भी उतना ज्यादा बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? और इसी घटना को अपन आगे पढ़ेंगे और डिटेल से स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो बताओ क्या दोस्तों, स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो आप जानते हो इसका मतलब उस चीज को उतना ही ज्यादा क्या दोस्त भेदा गया है क्या? और भेदने को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिट्रेट। इसका मतलब जिसने प्रकीर्णन ज्यादा किया, क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे एनर्जी, स्पीड सब ज्यादा थी। इसका मतलब दोस्त उसकी पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ही क्या होगी? पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता भी क्या उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्त जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसकी टक्कर सबसे ज्यादा हुई है, इसका मतलब वो रंग सबसे ज्यादा अपनी जगह से भटकेगा भी, क्योंकि टक्कर हो रही है तो सीधे सीधे कैसे जा सकता है? वो भटकेगा, फिर टक्कर, फिर भटकेगा। तो इस तरह से भटकना क्या? डेविएशन कहलाता है। इसी तरीके से आगे अपन घटनाएं पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इधर उधर भटकना, घूमना ही अपवर्तन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा क्या उसका? रिफ्रैक्शन ज्यादा तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दोस्त ज्यादा होगा क्या? सिखाना क्या चाह रहा हूं, एक चीज बस ज्यादा क्या? आवृत्ति, तो सब कुछ उसका उतना ही क्या? बताओ, ज्यादा। बस एक चीज छोड़कर, बस उस चीज की तरंग दैर्घ्य उतनी ही सबसे क्या होगी? बताओ, कम होगी। वेवलेंथ उसकी उतनी ही सबसे क्या होगी? कम होगी। तो देखो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो सब कुछ ज्यादा, बस एक चीज छोड़कर, एंड दैट इज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। जिस चीज की आवृत्ति ज्यादा उसका सब कुछ उतना ही ज्यादा। अब आप देखो ना जरा, बताओ इन सातों रंगों में सबसे ज्यादा, मैंने अभी बताया, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? विबग्योर की। विबग्योर में सबसे ज्यादा किसकी होती है? वॉलेट की, मतलब हिंदी में बोलूं तो किसकी होती है? बैंगनी की। तो दोस्त कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब इन सातों रंगों में अगर कभी जिंदगी में ऑप्शन में हो बैंगनी, तो याद रखना बैंगनी की सातों रंगों में आवृत्ति सबसे ज्यादा। सातों रंगों में मुझसे पूछे बताओ कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? बैंगनी की। अगर मुझे पूछे स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी? तो बैंगनी की। स्पीड, चाल बोले सबसे ज्यादा किसकी? तो बैंगनी की। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा बोले तो किसकी? बैंगनी की। डेविएशन, विचलन बोले तो सबसे ज्यादा किसका? बैंगनी का। आर, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन सबसे ज्यादा किसका? बैंगनी का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका? बैंगनी का। सब कुछ ज्यादा बताओ किसका? बैंगनी का। और बैंगनी के बाद ही सब कुछ ज्यादा किसका होगा? इंडिगो, नीले का। उससे थोड़ा कम किसका होगा? ब्लू का। उससे थोड़ा कम ग्रीन का। उससे थोड़ा कम येलो का। उससे थोड़ा कम ऑरेंज का। सबसे कम, सब कुछ कम। अगर बोले सभी रंगों में सबसे कम एनर्जी किसकी? लाल की। सबसे कम प्रकीर्णन किसका? लाल का। सबसे कम चाल किसकी? लाल की। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी? लाल की। विचलन सबसे कम किसका? लाल का। सब कुछ उतना, सब कुछ कम किसका? लाल का। किस वजह से? क्योंकि लाल की सबसे कम क्या होती है? बताओ, आवृत्ति। लेकिन एक चीज मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, लाल की सबसे ज्यादा होगी। बताओ क्या? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। अब दोस्तों आपको कभी भी बताओ कैसा भी ऑप्शन आए, क्या आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो। इन सात रंगों में कोई भी ऑप्शन आपको दे दे, बोले बताओ ब्लू, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, बताओ इन चार कलर में अगर मुझसे पूछे बताओ प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मुझे पता अच्छा ये चार है, मेरे दिमाग को तुरंत आना चाहिए विबग्योर, और वो चार ऑप्शन देखूं, मुझे पता इसमें से ब्लू है, मैं देखूंगा सबसे पहले क्या वॉलेट है, नहीं, इंडिगो है, नहीं,
अच्छा ब्लू है, तो सीधा उत्तर हो जाएगा ब्लू। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, बताओ इन 4 ऑप्शन में अगर बोले बताओ सेकंड सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, सेकंड सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, तो ब्लू को हटा के किसका होगा, बताओ ग्रीन का होगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से उसको सही कर सकते हैं। एक छोटे से बस इस वर्ड ये अपन पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका सेंस पता नहीं था कि ये विबग्योर का मतलब क्या है, और ये पता चल गया, मतलब आपने सब कुछ एक तरीके से सीख लिया। अब कई मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो शॉर्ट में लिख दिया आन इन ऐसन ऐसन, हमें क्या पता चलेगा। देखो दोस्तों, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया, आप सुन रहे हो तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, आप टेंशन ना लें। मैंने जो जो आपके सामने नाम बोले एक एक करके मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। सारा डेविएशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्कैटरिंग, पेनिट्रेशन पावर, ये सारे टॉपिक हैं, इनको आगे अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ने जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो समझाना चाह रहा था वो आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो ज़रा देखिए, इसी को थोड़ा सा मैं कंप्लीट करता हूँ, तो ज़रा देखिए क्या है क्या चीज़ नहीं है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और जो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अभी मैं बहुत आराम से और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे अपना लेवल भी एडवांस होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बहुत से ऐसे हैं जिनको साइंस हो सकता है बहुत ना के बराबर आए। तो हम सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, और मैं ऐसा मान के ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि सामने वाले को बहुत कम या लगभग नहीं आता है, तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें, सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए ज़रा नेक्स्ट, एक दो फैक्ट मैं थोड़ा सा वेवलेंथ वगैरह से रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब आप समझ ही गए हो कि बताओ इनमें से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, रेड की, जबकि रेड की सबसे कम क्या है, बताओ आवृत्ति। तो ज़रा वेवलेंथ एक लेंथ है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेवलेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। कभी कभार इन रंगों की पूछ ली जाती है, तो बस आपको सबसे ज्यादा की सबसे कम की वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड की। और मैं आपको बता दूं ये होती है लगभग मैं आपको बता रहा हूं 8000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम किसकी होती है, वॉलेट की, और वो होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। इसी को मैं नैनोमीटर में भी बता सकता हूं, तो अब अभी समझ गए होंगे कि नैनोमीटर का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 10⁻⁹ मीटर, और एंगस्ट्रॉम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10⁻10 मीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, अब इतना तो जानते हो ना आप लोग कम से कम कि इससे ये क्या है, बड़ा है, और ये इससे क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कितना गुना ये इससे बड़ा है, 10 गुना, क्योंकि ये -10 और ये माइनस क्या है, ये -9 बार हुआ, ये -10 बार हुआ है। तो अगर नैनोमीटर में बोलूंगा तो रेड की वेवलेंथ नैनोमीटर में कितनी होती है, ये हो जाएगी 800 नैनोमीटर, ये हो जाएगी 400 नैनोमीटर। तो क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए हो क्या? आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, अभी छोटा सा। आप ये मत समझना कि बस ये जितनी भी वेव्स होती हैं बस वो सभी में ये 7 रंग होते हैं। इसलिए मैंने एक स्पेशली वर्ड लिखा था शुरुआत में, श्वेत प्रकाश में, व्हाइट लाइट में। ये जो लाइट अपन देख रहे हैं जिसको अपन व्हाइट लाइट कहते हैं, ये 7 रंगों का समूह है। और इन 7 रंगों में अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि विबग्योर क्यों लिखते हैं। वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसलिए वॉलेट सबसे पहले है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। रेड को सबसे लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, कम। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम होती है इसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अतः हमें पता चल गया कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है एंड दैट इज 8000 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम वॉलेट की वेवलेंथ है एंड दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। मैंने नैनोमीटर में भी लिख के आपको बता दिया है। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया है। अब इसी नॉलेज को बेस लेते हुए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं उसको। देखिए दोस्तों, अब अपन थोड़ा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मेन आगे पोर्शन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टडी करते हैं वेव्स को। जो तरंग होती है वो मुख्यतः 2 टाइप की होती हैं। ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी क्लास में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स। हिंदी में बोलूं तो हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक होती है यांत्रिक तरंग।
देखिए दोस्तों, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जिनको होती हैं वो होती है यांत्रिक तरंगे। तो देखिए दोस्तों, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें, बहुत सी ये तरंगे होती हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है जिसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत सी ऐसी तरंगे होती हैं और जिनमें जनरली फोटोन पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। उस सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन कौन से, जैसे मैं आपको बताता हूं। आपने अगर कभी नाम सुना हो कॉस्मिक रेज का, अगर आपने कभी नाम सुना हो गामा रेज का, आपने नाम सुना हो एक्स रेज का, आपने नाम सुना हो इंफ्रारेड का, जिनको हिंदी में अवरक्त किरणें भी कहते हैं, आपने नाम सुना हो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पैरामैग्नेटिक किरणें, आपने नाम सुना हो माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें, आपने नाम सुना हो रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें, और दोस्तों विजिबल वेव्स भी, जो दृश्य तरंगें होती हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दोस्तों मैं समझाना ये चाह रहा हूं, ये सभी वो तरंगें जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्यों ना दोस्तों अब इन तरंगों को अपन कंपैरेटिवली स्टडी करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जैसा कि दोस्तों अपने लास्ट में देखा था, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कलर को लेकर के, बताओ निम्नलिखित में से 4 रंगों में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस में होता है, या निम्नलिखित में से 4 रंगों में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, या निम्नलिखित में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है। दोस्तों सेम वही क्वेश्चन रंगों के लिए नहीं, कई बार सेम वही क्वेश्चंस इन वेव्स के लिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से 4 रंगों में सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, निम्नलिखित 4 तरंगों में सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका है, निम्नलिखित में से 4 तरंगों में से बताइए सर्वाधिक आवृत्ति या ऊर्जा किसकी है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं। विबग्योर तो हो सकता है अपन ने नाम भी सुना हो, उसका यूज मुझे लगता है अगर आपको नहीं पता हो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि विबग्योर वर्ड किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका लिटरली सेंस है क्या। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इसको जरा ध्यान से देखें। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, लिटरली आप समझ तो पा रहे हो ना। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को, जिसमें बहुत सारी मैंने अभी आपके सामने लिखी है। अब अपन को एज ए कंपेयर करते हुए आपस में और इनकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंपैरेटिव स्टडी, आइए चेक करते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने लाया हूं। कुछ सोचेगा सर ये क्या लिखा है CGXUVIMR। यह हकीकत तो मैंने जो अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम लिखे थे उनका शॉर्ट में सिर्फ कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। मैं एक बार नाम लिख देता हूं पुनः आपके सामने। C मतलब कॉस्मिक रेज, Z मतलब गामा रेज, X मतलब आप जानते हो एक्स रेज जितनी भी होती हैं, U मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, V मतलब विजिबल दृश्य किरणें जिनको हिंदी में कहते हैं,
आई मतलब इंफ्रारेड, हिंदी में इनको अवरक्त बोलते हैं। एम मतलब माइक्रो, आर मतलब रेडियो। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में फिर बता देता हूं, कॉस्मिक को कॉस्मिक, गामा को गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट को आप सब लोग जानते हैं, पराबैंगनी किरणें। विजिबल दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें, माइक्रो किरणों को हिंदी में सूक्ष्म तरंग भी बोलते हैं। रेडियो को आप सब लोग जानते हो, रेडियो किरणें। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो यहां से शुरू होगी, और वो है विजिबल रेज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो दोस्तों, ये जो इन सब को अपन बोल रहे हैं कि ये सब की सब, इन सब में पता है कॉमन बात क्या है? इन सब में सबसे कॉमन बात ये है कि ये सभी वो तरंगे हैं, वो किरणें हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तभी मैं कह रहा हूं कि सब एक टाइप की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के खोज के लिए जो बंदा जाना जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है, और उस बंदे का नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है दोस्तों? मैक्सवेल। लेकिन जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था, जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये एक तरीके से स्पेक्ट्रम है, आप जानते हो 7 रंगों का समूह क्या है, एक स्पेक्ट्रम होता है ना, वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक मैंने बनाया है, क्या बनाया, एक चार्ट एक तरीके से बनाया है, एक तरीके से उनका स्पेक्ट्रम बनाया है, उन सबको एक तरीके से मैंने साथ लेके बताया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के बारे में मैक्सवेल ने बताया था, तब दरअसल आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ विजिबल रेज को ही कंसिडर करते थे। उनको लगता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बस यही होती हैं, कौन सी? दृश्य किरणें। देखो दोस्तों, हम अगर आमतौर पे बात करें तो मैं और आप अगर अपन बात करें तो हमें बस यही लगता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में सिर्फ एक यही तरंग है, कौन सी? दृश्य किरणें। दृश्य किरणें तो दोस्तों आप समझते हो ना, दृश्य किरणें वो किरणें हैं जो सूर्य से या अन्य तारों से हमारे इस ग्रह पर या अन्य सभी ग्रहों पर जा रही है। कुछ किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे आंखों पर पड़ती है, हमें डायरेक्ट पड़ती है, और कुछ चीजें जो किरणें हैं वो चीजों पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचती हैं। तो ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है इस धरती पर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये जो जिस लाइट की वजह से आपको दिख रहा है, बस वो लाइट ही है। उस लाइट में जो वो रेज हैं, उन रेज को ही बोलते हैं विजिबल रेज, दृश्य किरणें। दोस्तों जितना हो सके मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिन किरणों से दिख रहा है, तो बस दिख रहा है, इसका मतलब दृश्य, विजिबल, तो उनको बोलते हैं विजिबल रेज, हिंदी में बोलते हैं दृश्य किरणें। अब दोस्तों अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि दृश्य किरणें और कुछ भी नहीं है, अपने आप में 7 रंगों का समूह है। कितने रंगों का समूह है? 7 रंगों का समूह है। कौन से 7 रंग अभी अपन ने पढ़े? विबग्योर, VIBGYOR। क्या दोस्तों आप जानते हो ना कि विबग्योर को विबग्योर क्यों लिखा गया है? अब समझना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है जरा ये देखते हैं। विबग्योर हकीकत में दृश्य किरण अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये एक 7 रंगों का समूह। ये प्रकाश क्या है? ये जो जिससे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको हम दृश्य किरणें कह रहे हैं, ये एक तरीके से श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश मतलब जब आप 7 रंगों को मिला देते हो तो एक कलर बनता है, और वो कलर होता है व्हाइट। इसीलिए अपन ने बोला ये लाइट है। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। हिंदी में बोला प्रकाश। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश अपने आप में 7 रंगों का समूह है, और जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, श्वेत प्रकाश को किस तरीके से लिखा जाता है? विबग्योर के रूप में। मतलब सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। और आप अच्छी तरीके से जानते हो किस आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर लिखा गया है इसको। अब देखिए, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये सारी वेव्स कंसिडर की जाती है, लेकिन बहुत समय तक लोगों को यही लगता था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में सिर्फ दृश्य किरणें ही हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में आते आते खोज हुई जब गामा किरणों की, एक्सरेज की, कॉस्मिक किरणों की, तो धीरे धीरे उनके गुण, उनके नेचर को स्टडी करते हुए आगे बताया गया कि ओनली दृश्य किरणें ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, और भी कई किरणें हैं जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिनको भी आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब मैंने क्या किया है,
अब मैंने देखा कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैंने सबको लिखा है। और अब ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये मैंने ऐसे मुंह उठा के नहीं लिखा है, इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। किस सिस्टमैटिक तरीके से? सेम उसी सिस्टमैटिक तरीके से जिस सिस्टमैटिक तरीके से विजिबल रेज में 7 कलर को अरेंज किया गया है। किस आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। बस दोस्तों, मैंने भी सारी वेव्स को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ही अरेंज किया है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो, अगर मैंने सबसे पहले कॉस्मिक किरण को लिखा था, इसका मतलब इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक की है। इस वजह से मुझे सबसे पहले कॉस्मिक को रखना पड़ा। कॉस्मिक से थोड़ी सी कम आवृत्ति गामा की है, तो कॉस्मिक के बाद मैंने गामा को रखा। फिर थोड़ी कम एक्सरेज की है, तो फिर एक्सरेज को बाद में रखा। फिर थोड़ी कम पराबैंगनी की, थोड़ी कम दृश्य की, थोड़ी कम अवृत्त की, थोड़ी कम सूक्ष्म तरंगों की, और सबसे कम रेडियो वेव्स की। दोस्तों, कुछ बात समझ में आ रही है? अगर मैंने रेडियो को सबसे लास्ट लिखा है, इसका मतलब रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। रेडियो वेव्स की इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो अब दोस्तों, इसका मतलब अगर मुझे ध्यान से सुन रहे हो और समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो आपको एक बात तुरंत समझ आ जानी चाहिए। अगर मैंने रेडियो को सबसे लास्ट लिखा है तो इसकी आवृत्ति तो सबसे कम है, लेकिन थोड़ी देर पहले अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तरंग धैर्य आवृत्ति के एकदम व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः रेडियो की सबसे ज्यादा है, आप जानते हो ना क्या दोस्तों? वेवलेंथ। ये इसकी सबसे ज्यादा है, और बाकी चीजें सब और सबसे कम है किसकी बताओ? रेडियो की। देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगर समझ में आ गया तो आप मान के चलो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई है। अब जरा आप मुझे पहले एक बात बताओ। अब अगर मुझसे कोई पूछे, ले बता भाई जरा, अगर मुझे इन सातों, ये जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 वेव्स में से कोई भी मुझे 4 ऑप्शन में दे दे, कोई भी, और मुझे पूछे, ले बताना भाई जरा इन 8 में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, तो आप समझ पा रहे हो क्या? 8 में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा किसका? कॉस्मिक का। अरे आपने देखा कि विब्ग्योर में सब कुछ ज्यादा किसका था? बैंगनी का। तो इन वेव्स में सब कुछ ज्यादा किसका है बताओ? कॉस्मिक का। मुझे पूछे बताओ, आवृत्ति ज्यादा किसकी? कॉस्मिक की। भेदन क्षमता किसकी? कॉस्मिक की। चाल किसकी? कॉस्मिक की। ऊर्जा किसकी? कॉस्मिक की। विचलन किसका? कॉस्मिक का। अपवर्तनांक किसका? कॉस्मिक का। सब कुछ कॉस्मिक का। बस एक चीज सबसे कम है कॉस्मिक की, और वो है वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो की। और ये इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा कॉस्मिक की, फिर थोड़ी घटते और घटते क्रम में मैंने इन सभी को अरेंज किया है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, जिनमें सारी वेव्स को मैंने अरेंज करके लिखा है आपके सामने। अब दोस्तों बताओ, कभी जिंदगी में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस वहां रंगों के लिए आपको वर्ड याद होना चाहिए विब्ग्योर, और वेव्स के लिए अब अपन एक नया वर्ड खुद क्रिएट करते हैं, और इन सब के कैपिटल लेटर को लेकर। तो जरा देखिए मेरे इस तरफ देखिए आप दोस्तों, इस तरफ क्या लिखा है देखिए दोस्तों, सी, आप बस सी को पकड़िए, CGXU, यहां V को बीच में रखिए। V मतलब विजिबल मुझे जहां से सब कुछ दिख रहा है। आप दोस्तों क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? जो सब कुछ दिख रहा है वो विजिबल वेव्स हैं। इनके अलावा भी कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कौन सी हैं? तो अगर मैं अपने इस तरफ देखूं कि विजिबल से थोड़ी सी ज्यादा आवृत्ति होती है किसकी? अल्ट्रावायलेट की। उससे ज्यादा एक्सरेज की, उससे ज्यादा गामा की, और सबसे ज्यादा कॉस्मिक की। तो देखो दोस्तों, आप एक वर्ड पकड़ो, CGXU, और आप बोलो सिजेक्शु। आप बोलो, एक नाम पकड़ो दिमाग में, सिजेक्शु, CGXU, सिजेक्शु। बीच में विजिबल करो, और इस तरफ एक पकड़ो, I इंफ्रारेड, M माइक्रो, R रेडियो, IMR। देखो दोस्तों, इस तरह से पढ़ो, सिजेक्शु, बीच में विजिबल, और इस तरफ IMR। आपने जैसे विब्ग्योर याद किया, वैसे ही आपको अब एक टर्म याद रखनी है, और इस एक टर्म से आपके हजारों दुख दूर हो जाएंगे एक साथ। बोलो, सिजेक्शु, विजिबल, IMR। सिजेक्शु, विजिबल, IMR, दैट इज कंप्लीट। अब आप सोचो, एक टर्म से आपने कितना कुछ सीख लिया। आपको कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप आराम से इस चीज को बता सकते हो। तो देखो दोस्तों, विब्ग्योर वर्ड कितना इंपॉर्टेंट था आपको पता चल गया होगा जब मैंने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ाया। उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड अब आपको एक समझ लो, एक टर्म है आपके लिए, और वो टर्म है सिजेक्शु, V, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको मत भूल जाना, IMR। सिजेक्शु, IMR।
सिजेक्शिव, विजिबल, आईएमआर, इसको मत भूल जाना दोस्तों, ये तो याद रखना, विजिबल इधर सिजेक्शिव, इधर आईएमआर, बीच में विजिबल। कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी मुझे ऑप्शन दे दे और मुझे कुछ भी पूछ ले, मैं आराम से बता सकता हूं। बस गांठ बांध लो, कॉस्मिक का सब कुछ ज्यादा, बस छोड़कर क्या, वेवलेंथ, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो की। इनको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, किस आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आप खुद देखोगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक छोटा सा प्रूफ बताता हूं, आप खुद बिलीव करोगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज है। आप देखो मैंने क्या बताया, जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम चार्ट बना के दिया उसके अकॉर्डिंग विजिबल से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, यूवी रेज की, और इससे कम होती है किसकी, इंफ्रारेड की। आप खुद फील करोगे, कैसे, देखो आपको पता है विजिबल रेज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हकीकत में कुछ नहीं है, अपने आप में 7 रंगों का समूह है, और 7 रंग कौन से, विबग्योर। और विबग्योर में मुझे पहले बताओ सबसे पहले कौन सा रखा जाएगा, वही रंग, विबग्योर में उसी को रखा गया ना जिसकी सबसे ज्यादा क्या है, आवृत्ति, वो कौन है आपको पता, वॉयलेट बैंगनी। तो इसका मतलब विजिबल किरणें अपने आप में एक ऐसी किरणें हैं जिसमें उसके किस हिस्से में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, उसके वॉयलेट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, इसलिए उसको सबसे इधर रखा। और उसके किस हिस्से में सबसे कम फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, तो हमने रखा किसको, रेड को एकदम पीछे। अब मुझे एक ऐसी रेज के बारे में पता चला है जो विजिबल से ज्यादा रखती है, बताओ क्या रखती है, बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो विजिबल से ज्यादा रखती है, तो अब आप पढ़े लिखे तो आप समझ जाओ विजिबल में क्या है, विजिबल तो अपने 7 रंग है। तो अगर विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब हकीकत में वो फ्रीक्वेंसी किसके ज्यादा है, बैंगनी कलर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अपनी पूरी साइंस टिकी हुई है वर्ड्स पे, पूरी की पूरी साइंस टिकी हुई है किस पे, वर्ड्स पे। आप जरा चेक करिए, मैं आपको कुछ नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैंने कहा आपको पहले भी, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये शब्दों का अंबार होगा आपके पास, मैं थाउजेंड्स में आपको ये वर्ड बताऊंगा। हर चैप्टर के हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ वर्ड आपको मैं एज ए आपके सामने रखूंगा, और आपको उनको घोट के पी जाना है, क्योंकि वो वर्ड आप जब आपको दिमाग में रहेंगे ना, तो आप मान के चलो आपके लिए सारी चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएगी। तो आइए कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, इसका नाम है अल्ट्रा। जिंदगी में अगर कभी आपको वर्ड मिल जाए अल्ट्रा, तो अल्ट्रा का मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, शक्तिशाली। आप लोगों ने अगर एवेंजर्स वगैरह की अगर मूवी वगैरह देखी हो तो आपने देखा होगा शुरुआत के जो सीरीज में जो फर्स्ट या सेकंड पार्ट था शायद, उसमें जो विलेन होता है उस विलेन का नाम भी आपने देखा होगा रखा गया था क्या, अल्ट्रॉन। समझ में आ रही बात कुछ, अल्ट्रॉन किससे बना, अल्ट्रा से। अल्ट्रा का मतलब ही होता है क्या, पावरफुल। तो अब जिंदगी में कभी मत भूलना कि अल्ट्रा वर्ड कभी मिल जाए, अल्ट्रा का मतलब हमेशा क्या होता है, पावरफुल। अल्ट्रा शो करता है किसको, पावरफुल को। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जैसे फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, और उल्टा होता है आकर्षण मतलब फीलिया, वैसे के वैसे अल्ट्रा का जस्ट ऑपोजिट वर्ड होता है इंफ्रा। लाइफ में कभी अगर ये इंफ्रा वर्ड मिल जाए दोस्तों, तो इंफ्रा का मतलब होता है कमजोर, एक तरीके से वीक, वीकनेस को शो करता है वर्ड कौन सा आपका, इंफ्रा। देखो दोस्तों अगर हिंदी के लिए वर्ड चाहिए तो अल्ट्रा के लिए आपको हिंदी में हमेशा वर्ड याद रखना है कौन सा, परा, और इंफ्रा के लिए आपको हिंदी में हमेशा वर्ड याद रखना है कौन सा, अव। दोस्तों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखना अभी इस्तेमाल करूंगा मैं इनका, आगे भी बहुत से टॉपिक में मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूं इन शब्दों का। देखिए जरा, अब आप देखिए, आपको पता है विजिबल में सबसे पावरफुल कलर कौन सा, बताओ, वी। पावरफुल समझ रहे हो ना। अब मुझे एक ऐसी रेज मिली है जो विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है, तो विजिबल से क्या रखती है, विजिबल तो 7 रंगों का समूह है, इसका मतलब वो किरणें ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है, किससे, वॉयलेट से। मतलब मुझे एक ऐसी किरण मिली है जो वॉयलेट से ज्यादा पावरफुल है, और पावरफुलनेस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अल्ट्रा। इट मींस अपनी रेज का नाम पड़ा अल्ट्रा वॉयलेट रेज, इसलिए इस रेज का नाम रखा गया अल्ट्रा वॉयलेट रेज। तो आप जरा समझे कि विजिबल से जस्ट पावरफुल कौन है, अल्ट्रा वॉयलेट, क्योंकि वो पावरफुल लिटरली किससे है, वॉयलेट से। अब जरा पीछे चलिए, बताओ सबसे कम, मैं कह रहा हूं पराबैंगनी का वह, सॉरी दृश्य किरणों का वह हिस्सा जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखता है, आपको पता वो कौन है, रेड। अब मुझे एक ऐसी किरण मिली है जो विजिबल से कम फ्रीक्वेंसी रखती है, तो विजिबल से भी कम रखती है, तो विजिबल में खुद कम क्या है सबसे, रेड। इसका मतलब वो रेड से भी कम है, और कम के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड बताया कौन सा, इंफ्रा। और किससे कम है, रेड से, इसलिए आपको पता है इस किरण का नाम बड़ा क्या, बताओ, इंफ्रारेड रेज। क्या दोस्तों आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, इसका मतलब इंफ्रारेड जस्ट कम फ्रीक्वेंसी रखती है विजिबल से, और यूवी से जस्ट क्या रखती है, बताओ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हो रेड मतलब रक्त, मतलब लाल, आप समझते हो, और हिंदी के लिए मैंने वर्ड बताया कौन सा, अव। और बैंगनी से ज्यादा के लिए मैंने वर्ड बताया कौन सा, परा।
आप खुद समझो, कहते हैं परा, ये तो उससे भी परे है, ये तो उससे भी परे है, तो बैंगनी से भी परे परा बैंगनी किरणें। तो क्या कुछ समझ पा रहे हो दोस्तों? परा बैंगनी किरणों का नाम परा बैंगनी क्यों रखा गया? क्योंकि ये दृश्य किरणों में बैंगनी रंग से भी ज्यादा रखती है क्या? फ्रीक्वेंसी। और इनसे भी ज्यादा है एक्सरेज के पास, इनसे भी ज्यादा गामा, और इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बताओ कॉस्मिक के पास। तो दोस्तों गांठ बांध लो, 7 रंगों में बैंगनी का सब कुछ ज्यादा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक का सब कुछ ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। बस एक चीज छोड़कर, वो दोस्तों गांठ बांध देने दिमाग में। क्या है दोस्तों वो जरा बताना? वो है दोस्तों वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा आपको पता है किसकी? रेडियो की। इसका मतलब रेडियो का सब कुछ कम, इन सभी वेव्स में अगर बोले बताओ, प्रकीर्णन सबसे कम किसका? रेडियो का। कि चाल सबसे कम किसकी? कि रेडियो की। एनर्जी, ऊर्जा सबसे कम किसकी? कि रेडियो की। भेदन क्षमता सबसे कम किसकी? कि रेडियो की। सब कुछ कम, लेकिन याद रखना दोस्तों, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है बताओ? रेडियो की। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक चार्ट। उम्मीद करता हूं ये आपके बहुत काम की चीज है और जो आप जरूर याद रखोगे इस चीज को। बताओ हकीकत में खेल क्या है? इतनी सारे रामायण पढ़ाने का लिटरली कंक्लूजन क्या है? 2 शब्द। पहला है विबग्योर, दूसरा है सिजेक्शु, VIMR। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी इतना ही पढ़ा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक एक करके, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वो पढ़ाऊंगा। और जैसे ही अपना ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद मैं जितनी भी प्रकाश की इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, लाइट की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं, सबको डिटेल से और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेविएशन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। हिंदी में अगर बोलूं तो परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, जितनी भी प्रकाश की इंपॉर्टेंट घटनाएं, अपन इन सबको डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी नेक्स्ट जितना भी होगा अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।